औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बखैरियत होंगे। सबसे पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ लें। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मज़मून को, फिर ख़त को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मज़मून, ख़यालात और वाक़यात पर मालूमात का इजहार करना, कि जो आप लोगों के पास मालूमात हैं उसके ऊपर अपनी इजहार राय देना। इस राय में जो लिखारी है, जो कारी बोलते हैं लिखने वाले को, जो मज़मून निगार है वो अपनी राय का इजहार भी कर सकता है। इजहार राय के दो तरीके हैं, एक है तकरीरी तरीका और दूसरा है तहरीरी तरीका। तकरीरी तरीका में हम बोल के इजहार करते हैं अपनी राय का, जबकि तहरीरी तरीका में हम लोग लिख के अपनी राय का इजहार करते हैं। और दोनों तरीक़ों को जो है उसको ऐसा मरबूत होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है और जो सुनने वाला है वो तहसीन दिए बगैर ना रह सके कि वाकई ही जो लिखा गया है और जो बोला जा रहा है वो वाकई बहुत आला है। मज़मून की इक़साम, पहले हम मज़मून की इक़साम के बारे में बात कर लें कि मज़मून की इक़साम कितनी हैं। पहली है अदबी। अदबी मज़मून में हम लोग किसी अदब की महफ़िल के बारे में लिखते हैं, उसकी रुदाद भी लिख सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ, उसमें क्या क्या हुआ सब। अदबी तरीक़ा में ऐसे मज़मून जो अदब के मुतल्लिक़ हों, मसलन अदबी मजलिस की कारकर्दगी, शोरा के लताइफ़, सुखन वगैरह। इख़लाक़ी, ऐसे मज़ामीन जो इख़लाक़ के मुतल्लिक़ हों, जैसे इंसाफ़, रहम वगैरह के बारे में। मुआशरती, ऐसे मज़ामीन जो मुआशरे के बारे में हों, उसकी मुआशरे की बुराइयों के बारे में हों, जैसे गदागरी, रसूम व रवाज वगैरह। सुआने हयात, सुआनी मज़ामीन, इसमें हम किसी भी शख्सियत की सुआने उम्री कि उसकी पूरी ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, जैसे कायदे आज़म अल्लामा इकबाल हैं, लियाक़त अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। सियासी, ऐसे मज़ामीन जिनका ताल्लुक़ सियासत से हो, जैसे जमहूरियत, आमरियत वगैरह, ये मज़ामीन की इक़साम हैं। इसके बाद साइंसी मज़ामीन, जिनमें हम लोग साइंसी इजादात पर बहस करते हैं, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेडियो वगैरह, टेलीफोन भी इसमें शामिल है। तारीख़ी, ऐसे मज़ामीन जिसमें हम तारीख़ पे बहस करें, जैसे 1965 की जंग हो जाए या मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद, पाकिस्तान का बनना, ये सारे जो है ये तारीख़ी हैं। जुग़राफ़ियाई, जो आखिरी किस्म है वो है जुग़राफ़ियाई। किसी भी जो है, जैसे हम मुल्क का जुग़राफ़िया बयान करते हैं, किसी की जगह की तारीख़ के बारे में बयान करना, जैसे जापान के लोग, आतिशफ़िशां पहाड़, सेम थोड़, किसी की जगह की ख़ुसूसियत के बारे में बयान करना। ये थी आप लोगों की मज़मून की इक़साम कि हम कितनी चीज़ों पे मज़ामीन जो है वो तहरीर कर सकते हैं। अब जब मज़मून करने से पहले जो उसका तरीक़ाकार है, सबसे पहले उसका तारुफ़ आएगा। तारुफ़ इतना मज़बूत होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो दाद दिए बगैर ना रह सके कि जो है हम जो मज़मून में जो कारी है वो तारुफ़ से ही उसको पता चल जाए कि क्या हुआ है इसमें। मतन, नफ्से मज़मून, मतन उसका जो है, उसके बाद उसका मतन आएगा, नफ्से मज़मून आएगा। पहले तो तारुफ़ में उसकी, अगर हम शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं तो शख्सियत का मुख्तसर तारुफ़ आएगा। अगर तो हम लिख रहे हैं किसी चीज़ जगह के बारे में तो जगह का मुख्तसर तारुफ़ होगा। फिर उसके बाद नफ्से मज़मून में उसकी सारी हिस्ट्री के बारे में हम लोग लिखेंगे कि क्या थी। इख्तिताम को तारुफ़ का ही आईना कहा जाता है, और इख्तिताम भी बड़ा सॉलिड होना चाहिए, मज़बूत होना चाहिए। और हम लोग जो हैं मज़मून की खूबसूरती के लिए इसमें अशार, इसमें कोटेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं।
जैसे आज हम मजमून अपना पढ़ेंगे कायदे आज़म। कायदे आज़म के इसमें कौल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे उनका मशहूर मकौला, मकौला का मतलब होता है उनके कौल, काम काम और बस काम। दूसरा है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ये अशार है कुछ। सबसे पहले जब हम मजमून का आगाज़ करेंगे तो आगाज़ ही शेर से करेंगे तो मजमून जो है उसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाएगी। शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। ये लफ्ज़ है ना के रही। अक्सर बच्चे जो हैं वो इस गलती करते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कि हम लोग अब मजमून अपना स्टार्ट करते हैं, शेर के साथ ही करेंगे क्योंकि हम लोग कायदे आज़म के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कायदे आज़म का तारुफ। कायदे आज़म पूजा जिन्ना के जो हैं वो बेटे थे। पहले हम तारुफ में लिखेंगे पूजा जिन्ना। पूजा जिन्ना से ही हम स्टार्ट करेंगे कि पूजा जिन्ना जो हैं वो राजकोट काठियावाड़ के रहने वाले थे, लेकिन कारोबारी शगफ उन्हें कराची ले आया। कि कारोबार जो था उनका वो उनको शौक़ जो था वो उनको कराची ले आया। चमड़े की तजारत करते थे और उनका जो शुमार है वो वहाँ के जो मतमूल ताजिर हैं वहाँ में होता था। 25 दिसंबर 1876 को उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कायदे आज़म रखा गया, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। यही मोहम्मद अली जिन्ना बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर मुस्लिम कौम का सहारा बना और पाकिस्तान का बानी हुआ। कौम ने भी इसे सर पर उठाया और कायदे आज़म के लक़ब से पुकारा। यहाँ तक तो हो गया इसका आगाज़ कि हमने कायदे आज़म का तारुफ दे दिया। पहले हमने उनके वालिद के बारे में बात की, फिर उनके बारे में कि कब पैदा हुए, और फिर आगे कि उनको बता दिया कि ये ही बड़ा होके जो है बानी पाकिस्तान भी बना और जो इनका जो है शुमार वो आला वकीलों में भी होने लगा। अब आगे हमने जब अपना मजमून लिखना है, नफ्से मजमून, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था नफ्से मजमून का, उसमें हमने अब पूरी कायदे आज़म की हिस्ट्री यानी कि उनकी पूरी स्वाने उम्री को भी बताना है, साथ साथ उनके काम भी बताने हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। 12 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर लिया और बैरिस्ट्री की तालीम के लिए लंदन रवाना हो गए, जहाँ से 20 साल की उम्र में बैरिस्टर बनकर लौटे और ये बहुत ही कम उम्र वकील भी हैं। इत्तेफाक की बात, इन दिनों बाप का कारोबार तबाह हो गया। वह कई मुकदमात और मुश्किलात में फंस गए। मोहम्मद अली ने वलायत से वापसी से पहले बाप के मसाइब को दूर किया कि उनको जो जो कारोबार में मुश्किलात पेश आ रही थी वो सारी उनकी ख़त्म की। फिर वकालत के लिए बम्बई चले गए। वहाँ पे उनका जो है उन्होंने शुरू की और उनको माहवार 1500 रुपये मिलने लगे, लेकिन कायदे आज़म ने ये जो है ऑफ़र ठुकरा दी और उनसे कहा कि मैं रोज़ाना के 1500 रुपये कमाना चाहता हूँ। अभी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू ही की थी कि जल्द ही उनका जो शुमार है वो चोटी के वकीलों में, चोटी के वकील बोलते हैं उन जो सबसे मशहूर होते हैं, आला वकीलों में होने लगा। इस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस की धूम थी। कांग्रेस जैसे पाकिस्तान की जो जमात है, सियासी जमात, सबसे बड़ी मुस्लिम लीग है, इसी तरह जो इंडिया की है उस वक्त हिंदुस्तान जो थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो थे वो अभी इकट्ठे थे। पाकिस्तान अभी नहीं बना था, बड़े सगीर था। तो वहाँ पे सियासी जमात थी जो कांग्रेस, उसकी बहुत धूम थी, तो बहुत मशहूर थी। मोहम्मद अली जिन्ना फिर उसके मेंबर बन गए और सुलह का शहज़ादा के तौर पर उनका लक़ब जो है वो मशहूर हो गया। उस वक्त उनको सुलह का शहज़ादा कहा जाने लगा, अमन का सफ़ीर भी कहा जाने लगा। कई साल तक मेंबर रहे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कांग्रेस एक हिंदू जमात है, वो सिर्फ़ हिंदुओं की बेहतरी के लिए कोशां हैं, मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाने की फ़िक्र में है। तो आपने कांग्रेस को छोड़ा और फिर वलायत चले गए। ये ज़माना मुसलमानों के लिए बहुत कठिन था। अंग्रेज़ हुक्मरान था और दुश्मन भी था। सारी हिंदू कौम भी दुश्मन थी मुसलमानों की। अगरचा 1906 से मुस्लिम लीग कायम हो गई थी, मगर दर हकीकत बेजान सी जमात थी। अल्लामा इकबाल मुसलमानों की बेबसी पर कुटते थे
कि उनको बहुत बेचैनी होती थी कि मुसलमान जो हैं वो बहुत बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिन रात इसी गम में तड़पते थे। आखिर उन्होंने देखा कि मोहम्मद अली जिन्ना के सिवा कोई ऐसा मुसलमान मौजूद नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके और मुल्क की भागदौड़ उसके हाथ में दे दी जाए। चुनांचे आपने ख़त लिखकर उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो वतन वापस आएँ और मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल लें। चुनांचे वो वापस आए, उन्होंने मुसलमानों की क़यादत संभाली। मुसलमानों का जो शराज़ा था वो बिखर चुका था, उसको इकट्ठा किया और उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। गांधी ने उनके मुकाबले में कई पैंतरे बदले, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने उन पर तवज्जो ना दी। फिर अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अपनी सदारती तकरीर में कहा कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और उनको एक अलहदा वतन की ज़रूरत है। लिहाजा हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है उन्हें मिलाकर एक इस्लामी ममलिकत तश्कील दे दी जाए। इस तकरीर पर हिंदू बहुत ज़्यादा तिलमिलाए, को बहुत गुस्सा आया कि मुसलमानों को एक नस्बुल ऐन मिल गया है। नस्बुल ऐन का मतलब होता है मकसद, कि उनको एक मकसद मिल गया है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे बहुत उछाला। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके मकसद की और ज़्यादा उनको हिम्मत दिलाई कि हमने अपना मकसद जो है वो हासिल करना है। वलायत से एक मुसलमान तालिब इल्म चौधरी रहमत अली ने नाम भी तजवीज़ कर दिया कि पाकिस्तान, और जो हर मुसलमान का जो है वो नारा बन गया। उस वक्त उन्होंने 1933 में ये नारा लगाया था, नाउ एंड नेवर। इसका मतलब है अब नहीं तो कभी नहीं, कि अगर अब पाकिस्तान नहीं बना, अगर अब हमने आज़ाद मुल्क हासिल नहीं किया तो हम कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। गांधी और अंग्रेज़ों ने मिलकर इसका बहुत मुकाबला किया कि ये जो तहरीक चलाई जा रही है अलहदा वतन की, ये ना हो सके। लेकिन अल्लामा कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत की वजह से, उनके सुनहरी असूलों की वजह से अंग्रेज़ और हिंदुओं को अपना सर झुकाना पड़ा और मुतालबा उन्होंने मान लिया। और 14 अगस्त 1947 को जो मुल्क है पाकिस्तान, वो मार्ज़ वजूद में आ गया। अब यहाँ पे हम ये शेर ऐड करेंगे, जतन हज़ार हुए हक़ को रोकने के लिए, जतन हज़ार हुए हक़ को रोकने के लिए, जो बात होना थी आखिर वो होकर रही। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको कायद आज़म का लक़ब मिल गया। मुसलमानों ने उनको अपना जो है वो लक़ब दिया, उनको कायद आज़म का लक़ब दिया। चुनांचे अब एक अज़ीम इस्लामी सल्तनत कायम हो गई, जिसकी बुनियाद इस्लाम पे रखी गई कि इस्लाम के मुताबिक यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक बसर करेंगे और आज़ाद रहेंगे। आपको मुल्क का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया, लेकिन ज़्यादा अरसा आपने वफ़ा ना की आपके साथ आपकी ज़िंदगी ने, और पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल बाद ही आप इस दुनिया से कूच कर गए। और उनकी तारीख़ वफ़ात है 11 सितंबर 1948। अब यहाँ पे हम लोग 2 शेर, एक ये शेर जो लिखा है ये ऐड करेंगे। आसमान तेरी लहद पर शबनम आफशानी करे, आसमान तेरी लहद पर शबनम आफशानी करे, सब्ज़ा नूरस्ता इस घर की निगरानी करे। इसके बारे में जो है एक मशहूर कौल है कायद आज़म के बारे में, कहा जाता है वो इंडिया के ही हैं, विजय लक्ष्मी। उन्होंने कहा था कि कायद आज़म, अगर हम एक कायद जो है कायद आज़म जैसा निडर लीडर हमारे पास होता और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में 100 गांधी और 100 अब्दुल कलाम जैसे होते लीडर, तब भी हम लोग अलहदा वतन नहीं हो सकता था जी। कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी 100 अब्दुल कलाम भी होते और कांग्रेस के पास सिर्फ़ एक मोहम्मद अली जिन्ना होता, तो फिर भी हिंदुस्तान कभी भी तकसीम ना होता, कि पाकिस्तान जो है वो नहीं बन सकता था जी। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मजमून जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा
कि हमने उसमें तारुफ, नफ्स मज़मून, इख्तिताम कैसे करना है। नफ्स मज़मून की जो अहमियत है वह सैंडविच की तरह है कि ये ऊपर नीचे और दरमियान वाला बहुत अहमियत का हामिल है कि हम लोगों ने इसके मुताबिक ही मज़मून जो है वो लिखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़मून जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम ख़त का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग पहले से इसका फॉर्मेट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम पहले इसका थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, फिर मैं आपको आगे से रस्मी और गैर रस्मी ख़त जो है वो दोबारा से थोड़ा सा करवा दूँगी। जी स्टूडेंट्स, ख़त में सबसे पहले हम बात करेंगे खतूत की इक़साम की, जिनमें है रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त, ये उस दिन भी बात हुई थी कि रस्मी ख़त जो हैं वो किसी भी अदारे के सरबराह अजनबी को लिखा जाता है, और गैर रस्मी ख़त ये किसी भी जो हम लोग जिसको जानते हैं, जैसे वालिद हैं, चचा हैं, ताया हैं, छोटे भाई हैं, इनको ख़त जो है वो गैर रस्मी होंगे। और इसमें जो है रस्मी ख़त में हम दो टोक बात करेंगे, अपनी असली मुद्दा ही बयान करेंगे, जबकि इस ख़त में हम जो है गैर रस्मी में उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त करेंगे, अपनी खैरियत भी बताएंगे, क्योंकि ख़त को आदी मुलाकात भी कहा जाता है। सबसे पहले जब हम गैर रस्मी ख़त लिखेंगे तो उसका आगाज़ करेंगे कि मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत भी नेक चाहता हूँ। ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका ग्रामी नामा या आपका ख़त मसूल हुआ। इससे भी आगाज़ हो सकता है गैर रस्मी ख़त का। या ये भी लिखा जा सकता है कई दिन हो गए आपका कोई ग्रामी नामा, आपका कोई ख़त जो है वो मसूल नहीं हुआ। जबकि जो रस्मी ख़त हैं, जो हमने जैसे हम लिख रहे हैं अखबार के मदीर के नाम, इसका जब हमने ख़त का आगाज़ करना है तो ये लिखना है कि आपके मौक़र जरीदे की वसातत से मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ जो है वो करवाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हम इसका भी असली मुद्दा लिखेंगे, और इख्तिताम जो है वो ख़त का जब हम करेंगे तो गैर रस्मी ख़त का इख्तिताम जो है वो भी दुआइया अंदाज से होगा कि अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, उम्मीद है कि मेरे ख़त का जो है जवाब आप जल्द अनायत फरमाएंगे। जबकि जो रस्मी ख़त हैं उनका जब हम इख्तिताम करेंगे तो हम करेंगे कि उम्मीद है कि आप मेरी तजावीज़ पर अमल करेंगे, या आप हमें इस पर मेरी जो दरख्वास्त है मेरा उस पर हमदर्दाना गौर व फ़िक्र करेंगे। यह ख़त का इख्तिताम होता है। अब हम आज जो ख़त करने जा रहे हैं वो रस्मी ख़त है। अखबार के मदीर के नाम ख़त लिखना है, और ख़त का उन्वान है ट्रैफ़िक की बदइंतज़ामी के बारे में तवज्जो दिलाना, कि ट्रैफ़िक का इंतज़ाम जो है वो बहुत ख़राब है, उसके बारे में तवज्जो दिलाना। सबसे पहले आगाज़ हम करेंगे, जो आगाज़ में हम लिखेंगे इम्तहानी मरकज़। फिर उसके बाद तारीख़, कोई भी तारीख़ आ जाएगी। इसके आगे सिर्फ हमज़ा और इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, ना फुल स्टॉप ना कोमा। और इसके बाद हम लिखेंगे, जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसका लिखेंगे, जैसे कर्मी मदीर साहब, और जिस, क्योंकि ये अखबार का मदीर है तो इसलिए हम साथ ही अखबार का नाम भी लिख देंगे, जैसे रोज़नामा ख़बरें। ठीक हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे अब मुखातिब कर रहे हैं मुकर्रमी मदीर साहब, रोज़नामा ख़बरें, तो यहाँ पे हम नदाइया का साइन लगाएंगे और नीचे वाली लाइन से अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद ख़त्मा लगेगा। ख़त का आगाज़ करते हैं। अखबारात में आए रोज़ ख़बरें शाया होती रहती हैं, क्योंकि ये गैर रस्मी ख़त है तो इसलिए हमने सीधा सीधा अपनी बात करनी है।
अखबारात में आए रोज़ खबरें शाया होती रहती हैं कि ट्रैफिक हादसे में इतने अफराद जान बहक हो गए। हर रोज़ खबरों में ये बात सामने आती है कि ट्रैफिक के हादसा बद इंतज़ामी की वजह से वक़ूअ पज़ीर हुए। आपके मौक़र अखबार के ज़रिए मैं इस मसाइल का तज़किरा करना चाहता हूँ कि आप इनके जो है हल में मुआवन साबित होंगे। यूँ तो मुल्क भर में ट्रैफिक की बद इंतज़ामी के अमूर ज़ेर बहस हैं, लेकिन जो बद इंतज़ामी मॉल रोड, जेल रोड वगैरह सड़कों के जो मेन सड़कें हैं उनके नाम हैं ये, कि उन पर आती है जो ये मेन शाहराह है और यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, वो कहीं और नहीं आती। असल मसला तो ये है कि मॉल रोड जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार हो गई है। नई नई ड्राइविंग सीखने वाले नौजवान ट्रैफिक कवानीन से पूरी तरह आगाह नहीं हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है हादसात वो वक़ूअ पज़ीर होते हैं। ट्रैफिक पुलिस का किरदार भी इस कदर मौसर नहीं है जिस कदर होना चाहिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो आम शाहराह पर भी खुली आम घूम रही हैं, उनको आने की मुकम्मल छुट्टी है, जो ना सिर्फ बीमारियों बल्कि हादसात का भी मौजब बन रही है, जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियां जैसे सांस की बीमारियां हैं, दिल और गुर्दों की बीमारियां जो हैं वो आम हो गई हैं। मसरूफ़ शाहराह पर गाड़ियों के लिए एक मुनासिब शरह स्पीड का जो असूल बनाया गया था उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से बदइंतज़ामी का सामना करना पड़ रहा है। आपके इस रोज़नामा ख़बरों के ज़रिए मैं ज़िम्मेदार शहरी की अहमियत को जगाना एक मेरा मकसूद नज़र है, इसलिए मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस काविश को फ़ौरी तौर पर शाया करें और ताकि जो क़ारीन हैं वो इस पर तवज्जो करें। मेरा जो मकसूद तहरीर है वो है शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वैसे हमारा दीन भी रहनुमाई करता है कि हमने किस तरह कवानीन की पासदारी करनी है। यही हमारे शायर मशरिक़ ने भी कहा है, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। फिर एंड में जब हम इसका करेंगे वस्सलाम आपका मुखलिस, वस्सलाम लिखेंगे नीचे, क्योंकि ये गैर रस्मी ख़त है तो इसलिए हम इस लिखेंगे आपका मुखलिस। अगर तो हम गैर रस्मी ख़त के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपका मुखलिस लिखेंगे, अगर गैर रस्मी ख़त के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम लिखेंगे जो भी रिश्ता है उसको हम लिखेंगे। जैसे बड़े भाई के नाम ख़त है तो नीचे हम लिख देंगे आपकी बहन, आपका भाई। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ख़त और मज़मून दोनों का फॉर्मेट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और उम्मीद है कि आप लोग अब ख़त और मज़मून जो है वो अच्छे से लिख सकेंगे। जज़ाकिल्लाह स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।